एक चीज मैं रियलिटी बताऊं, मतलब बहुत ज्यादा दुख की बात है, बहुत ज्यादा। चाहे स्लॉट 1 हो, चाहे स्लॉट 2 हो, चाहे स्लॉट 3 हो, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखाया जा सकता जो डिस्कशन ना हुआ, एक भी सिंगल क्वेश्चन। और इस पेपर में अगर स्कोर नहीं ला पा रहे हो ना, बहुत ही मतलब या तो LRDI के बाद एकदम ही गंदा वो किया है, या तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी हुई है, या तो रिवीजन एंड ऑल सब बिल्कुल बेकार था। बिकॉज चाहे स्लॉट 1 हो, चाहे स्लॉट 2 हो, स्लॉट 3 हो, तीनों 36 प्लस का इजिली पेपर था। क्वांट में 15 आए, मतलब बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है, बहुत ही गंदा। 15 तो ऐसे मतलब बिल्कुल सूखे सूखे पड़े होंगे। 36 से कम कुछ भी हो, सब खराब है इसमें। कोई पेपर में कुछ भी नहीं था, ना स्लॉट 1, ना स्लॉट 2, ना स्लॉट 3 पेपर। कुछ भी नहीं था पेपर में। वही अगर करते रहोगे यही चीजें, तो आगे भी पेपर में फिर वही होगा। इससे ज्यादा कुछ सिनारियो कुछ ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ इजी मिल जाए तुम्हें सिनारियो। यही पेपर का लेवल यही रहता है। पेपर के लेवल में कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना स्लॉट 1 में ना स्लॉट 2 में। तड़ी तड़ी चीजें आई हुई हैं, तुम लोगों को फायदा उठाना चाहिए था इसका। आज अगर तुम लोग सही से अगर पेपर करके आए होते, मैक्सिमम बच्चा जिन बच्चों का आ रहा है, कई बच्चे 57, 59, 60 तक लाए हुए बच्चे, लेकिन जिन बच्चों का खराब हुआ है वो आप समझो कि आप बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम है ये। खराब होना नहीं चाहिए था। आप एज ले सकते थे, आपके पास मौका था इस पेपर में। जहां बाकी बच्चे स्ट्रगल करते, आप एज ले सकते थे, लेकिन आपने सही से रिवीजन एंड ऑल नहीं किया हुआ है। बहुत दुख की बात है, सच बोल रहा हूँ। मिनिमम इतना 35 बनना चाहिए था, मिनिमम 35 शुड बी उसको। कैट में इसको प्रिपरेशन नहीं होगी ना, लेवल की प्रिपरेशन ही नहीं करी हुई है वो, आधी अधूरी प्रिपरेशन, कभी रिवीजन, दिन भर मेल करते रहना कि ये कहाँ मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है। वो यही होगा, इसी चक्कर में यही स्कोर आता है। फिर वैसे स्लॉट 1 हो, स्लॉट 2 हो, स्लॉट 3 हो, तीनों पेपर जो थे वो 13 14 क्वेश्चन के आराम से हंस के, मतलब कुछ भी सिनारियो नहीं था 13 14 क्वेश्चन ना हो। कुछ भी उसमें ऐसा नहीं था जो 13 14 क्वेश्चन। एग्जाम कंडीशन की बात कर रहे हैं। आगे का बताया हुआ है ना, आगे प्रिपरेशन करो बेटा, स्नैप और IFT और जेट की प्रिपरेशन करो। एग्जाम को कोर्स के कोई फायदा नहीं है। कोई वो नहीं होगी बेटा, वो स्केलिंग स्केलिंग ज्यादा कुछ होगी नहीं। स्लॉट 1 का स्लॉट 2 स्लॉट 3 QA में कोई बहुत भारी डिफरेंस है नहीं। कोई स्केलिंग खास नहीं होगी, बहुत लिमिटेड स्केलिंग, बहुत लिमिटेड। एक आध की कर दें तो बात अलग है, अदरवाइज कोई स्केलिंग नहीं होगी। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो तुम पर डिपेंड करता है बेटा, देख लो अपने अकॉर्डिंग। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्लॉट 3 QA। काफी क्वेश्चन क्योंकि रिपीट हो जाते हैं IFT एंड जेट में भी, तो यू शुड सॉल्व दिस। और क्लियरली तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मेथड क्या है हमारा, किस तरह से मेथड हम लोग आगे प्रोसीड कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि देयर स्कूल हैज लेस देन 5000 स्टूडेंट, and if a student are divided equally into team of either 9 or 10 or 12 or 25, exactly 4 are always left out. However, if they are divided into teams of 9 से डिवाइड करो, या 10 से, या 12 से, या 25 से, एग्जैक्टली 4 आर ऑलवेज लेफ्ट आउट। तो कौन सा रूल है ये बेटा, कौन सा रूल क्लास में कराया? दिस इज रूल नंबर 1 बेटा। अगर तुम्हें याद हो, अगर एक नंबर है उसको अगर किसी डिवीजर से डिवाइड करें, रिमाइंडर सेम आए, किसी B से डिवाइड करे रिमाइंडर सेम आए, C से डिवाइड करे रिमाइंडर सेम आए, D से डिवाइड करे रिमाइंडर सेम आए, तो जो नंबर की फॉर्म होती है दैट इज K टाइम ऑफ एलसीएम ऑफ ABCD प्लस कितना बेटा, प्लस कितना, प्लस R, दैट इज योर नंबर फॉर्म। ठीक है, यही हमें दिया हुआ है। 9 10 12 25 एलसीएम कितना होगा 9 10 12 25 का बेटा, दैट विल बी 900। सो n इज इक्वल टू, फॉर्म आ गई 900K प्लस 4, दैट इज द फॉर्म। अब कह रहा है however if they are divided into teams of 11 each, no one is left out। मतलब ये नंबर कितने का भी मल्टीपल है बेटा, अगर 900A कहें A प्लस 4, तो कितने का भी मल्टीपल है बेटा, 11 का भी मल्टीपल है। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वेट कर दो। 11B इज इक्वल टू 900A प्लस 4, दैट मीन्स B। अब इसके बाद क्या लगा देंगे बेटा, वी विल अप्लाई CRT बेटा, दैट इज डिवाइडेड बाई 11। 88 20 आया, 81A प्लस 9A प्लस 4 बाई 11। ए की पहली वैल्यू जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, व्हाट विल बी दैट वैल्यू बेटा, ए की जो पहली वैल्यू होगी जो यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी इसको, दैट विल बी 2 बेटा। ए की पहली वैल्यू 2 दिख रही है। हमसे कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम्स ऑफ 12 ईच, 12 प्लेयर की मैक्सिमम नंबर ऑफ टीम कितनी बन सकती है, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। और स्टूडेंट मुझे 5000 से कम दे दिया है। अच्छा सोचो, स्टूडेंट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 900A प्लस 4 है। ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई मैक्सिमम वैल्यू आती है तो वो कितनी हो सकती है, इट कुड बी 5 ओनली,
6 पे जाओगे तो उससे बड़ी हो जाएगी। तो a की वैल्यू 2 के बाद क्या 3 4 5 किसी पे नहीं आ रहा, दैट मींस ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ a कितना होगा बेटा, a की जो पॉसिबल वैल्यू होगी दैट विल बी 2। अगर a की वैल्यू 2 हो जाएगी तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे वो 1804 हो गए बेटा। अगर तुम्हें 12 की टीम के मैक्सिमाइज करना है तो कितने मैक्सिमम टीम बन जाएंगी, कितनी मैक्सिमम टीम बन जाएगी, 1804 by 12 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा बेटा, इट विल बी 150 पॉइंट समथिंग। तो कितनी टीम बन जाएंगी 12 की बेटा, दैट विल बी 150। दैट शुड बी योर आंसर। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? किया तो नहीं होगा क्लास में तुमने ऐसा कुछ भी, एकदम से आया तुम्हारे सामने तो बिल्कुल ही डर गए होगे वहां पर, लेकिन अभी क्लियर है बेटा, अभी क्लियर है तुम्हारा? कौन से टॉपिक का है सेकंड बेटा, कौन से टॉपिक का है सेकंड बेटा? दैट इज टाइम एंड वर्क। Bob can finish a job in 40 days if he works alone. Alex is twice as fast as Bob and thrice as fast as Cole in the same job. ठीक है, तो जैसे मान लो अगर कॉल का 2 यूनिट पर मान ले, 2 यूनिट पर डे, तो बेसिकली जो एलेक्स होगा उसका कितना हो जाएगा बेटा, 6 यूनिट पर डे हो जाएगा। इसका ट्रिपल एलेक्स, एलेक्स इज ट्वाइस एज फास्ट एज बॉब, तो बॉब का कितना हो जाएगा बेटा, इट विल बी 3 यूनिट पर डे। अब मुझसे कह रहा है बॉब कैन फिनिश अ जॉब इन 40 डेज, 3 यूनिट पर डे कर रहा है, तो टोटल वर्क कितना हो गया बेटा, इट विल बी 120 यूनिट, दैट विल बी योर टोटल वर्क, 120 यूनिट हो गया। अब क्या कह रहा है, सपोज एलेक्स एंड बॉब वर्क टुगेदर ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे पे एलेक्स और बॉब कर रहे हैं, बॉब एंड कॉल बी एंड सी सेकेंड डे पे कर रहे हैं, फिर सी और ए कर रहा है, ऐसे करके आगे चलता चला जा रहा है। ए और बी में फर्स्ट डे में कितना वर्क हुआ होगा बेटा, 9 यूनिट का वर्क हुआ होगा फर्स्ट डे में। बी और सी ने फर्स्ट डे में कितने यूनिट का वर्क किया होगा बेटा, 5 यूनिट का वर्क किया होगा। और सी और ए ने मिला के कितने यूनिट का वर्क किया होगा, 8 यूनिट का। तो टोटल मिला के कितने यूनिट वर्क हुआ है 3 दिन में बेटा, 22 यूनिट का वर्क हुआ है 3 दिन में। 22 22 22 22 22 ऐसे करके बेटा कितने में बनेगा तुम्हारा, 120 से पहले कहां पर होगा बेटा, 22 22 22 22 22 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22, तो कितना वर्क कंप्लीट हो गया बेटा, 110 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया, 110 यूनिट। अब कितने यूनिट रिमेनिंग रह गया बेटा, कितने यूनिट रिमेनिंग रह गया, 10 यूनिट रिमेनिंग रह गया बेटा। तो 10 यूनिट में पहले 9 यूनिट ये लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, जल्दी बोलो बेटा, पहले 9 यूनिट ये लोग करेंगे, फिर 1 यूनिट जो बचेगा वो बी प्लस सी कर लेगा। हमसे पूछ रहा है द टोटल नंबर ऑफ डेज एलेक्स वुड हैव वर्कड द जॉब फिनिश्ड व्हेन द जॉब गेट फिनिश्ड। हर 3 दिन में एलेक्स ने कितने दिन वर्क किया है बेटा, हर 3 दिन में एलेक्स ने 2 दिन वर्क किया, एक यहां पर एक यहां पर 2 दिन। तो ये जो 15 दिन है उनमें एलेक्स ने कितने दिन वर्क किया होगा, 10 दिन किया होगा, और एक और यहां पर 9 यूनिट किया, मतलब टोटल एलेक्स ने कितने यूनिट कितने दिन वर्क किया बेटा, दैट विल बी 11 डेज बेटा, एलेक्स का 11 डेज का वर्क होगा। क्लियर है? चलो थर्ड क्वेश्चन, एक ट्रायंगल एबीसी जिसमें AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 8 है, अ सर्कल ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर पासेस थ्रू A बेटा। एक हमारे सामने ट्रायंगल बनाया हुआ है बेटा, जहां पर AB है और AC है बेटा। क्योंकि BC को डायमीटर लिया था तो वहां पे हमें समझ जाना चाहिए था कि ये कौन सा ट्रायंगल है बेटा। जैसे ही BC को डायमीटर लिया मुझे समझ जाना चाहिए था दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। उसकी 8 वैल्यू ये है, 8 वैल्यू ये है, तो BC की वैल्यू कौन सी होगी बेटा, BC की वैल्यू कौन सी होगी, दैट विल बी 8√2। कह रहा है एक सर्कल ऐसे बनाया गया है BC को डायमीटर लेके, एक सर्कल BC को डायमीटर लेके बनाया गया है, ठीक है। फिर दूसरा सर्कल क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि दूसरा सर्कल another circle drawn with center at A पर सेंटर लिया है और B और C से पास होता हुआ, मतलब दूसरा सर्कल ऐसा, A को सेंटर लिया, A को सेंटर लिया और B और C से पास होता हुआ दूसरा सर्कल बना है। ये सर्कल हमसे कह रहा है ओवरलैपिंग रीजन का एरिया बताना है। तो मुझे ये बताओ ये इतना एरिया ओवरलैपिंग एरिया है कि नहीं है, जल्दी बोलो बेटा, इतना एरिया ओवरलैपिंग एरिया है कि नहीं है, जल्दी बताओ, ये एरिया ओवरलैपिंग एरिया। अच्छा, जो हमने पहला वाला सर्कल बनाया, ये जो मैंने ये वाला सर्कल बनाया है, ये BC इसका डायमीटर है कि नहीं है, जल्दी बोलो बेटा, BC इज डायमीटर ऑफ दैट और नॉट, BC डायमीटर। अगर BC इसका डायमीटर है तो ये डायमीटर हो गया 8√2 बेटा, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इस वाले सर्कल की, 4√2 हो गई रेडियस बेटा। अगर रेडियस 4√2 हो गई तो एरिया कितना हो गया बेटा, पाई इंटू 4√2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 32 पाई एरिया हो गया।
अगर मैं तुम्हें कहूं कि 32 पाई एरिया हो गया है, तो इतने हाफ वाले का, ये मैं वाइट से इससे कर रहा हूं, इतने हाफ सर्कल का एरिया कितना होगा बेटा? इतने हाफ सर्कल का 16 पाई होगा। और मुझे इतना और एक्स्ट्रा निकालना है कि नहीं निकालना? जल्दी बोलो बेटा, इतना एक्स्ट्रा और निकालना है कि नहीं निकालना? इसका मतलब है मेरा जो भी आंसर आएगा वो किससे ज्यादा आएगा बेटा? जो भी मेरा आंसर आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन 16 पाई और नॉट। जल्दी बोलो बेटा, आंसर बता दो कौन सा होगा, आंसर बता दो कौन सा होगा। आंसर 16 पाई से ज्यादा कौन सा आंसर है? ये भी नहीं हो सकता, ये पूरा आ गया, ये भी नहीं हो सकता, ये 16 पाई से कम है। आंसर कौन सा पार्ट बनेगा बेटा? इट विल बी थर्ड पार्ट, दैट शुड बी आंसर। अगर तुम्हें पूरी वैल्यू निकालनी होती तो तुम्हें सिर्फ इतने का और निकालना है कि नहीं निकालना? जल्दी बोलो बेटा, इतने पार्ट का निकालना है कि नहीं निकालना? इतने पार्ट का निकालना। अगर मैं इस वाले सेक्टर से ए बी सी जो सेक्टर बना हुआ है मेरा, ये जो सेक्टर बना है, इसमें अगर ये ट्रायंगल माइनस कर दूं बेटा, तो ये मुझे पार्ट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? ये जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, ए बी सी का सेक्टर का जो एरिया है, ये सेक्टर, उससे मैं ट्रायंगल एबीसी माइनस कर दूंगा, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है मुझे मिल जाएगा। सेक्टर एबीसी देखो, सेक्टर एबीसी में रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस कितनी है? 8 है। मतलब पाई 8 स्क्वायर कितना हुआ बेटा? 64 पाई हुआ। और ये 90 डिग्री एंगल है, तो पूरे सर्कल का ये कितना होगा बेटा? 1/4 होगा। तो 64 बाई 1/4 मतलब सेक्टर का कितना आ गया एरिया एबीसी का? 16 पाई आ गया। उसमें इस ट्रायंगल का एरिया, जो राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, इसका एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, 8 इंटू 8/2 मतलब कितना आ गया? 32 आ गया। मतलब जो हाफ एरिया था 16 पाई, उसमें 16 पाई और 32 और माइनस हो जाएगा, मतलब 32 पाई माइनस 32। आंसर विल बी 8। क्लियर है बेटा? तो वहां तक ना पहुंचा पाते ऑप्शन यूज कर देते, ऑप्शन से भी खत्म हो जाता क्वेश्चन, कुछ था नहीं ऑप्शन से भी। अरिथमेटिक मीन ऑफ all distinct numbers that can be obtained by rearranging this। इनको रीअरेंज करके कितने नंबर बनते हैं बेटा? इनको रीअरेंज करके फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 नंबर बनते हैं। इतना समझ में आता है बेटा? मतलब 12 नंबर का फॉर्मेशन होता है, 12 नंबर का। और हर एक नंबर हर एक प्लेस पे कितनी बार रिपीट होगा बेटा? दैट विल गेट रिपीटेड थ्राइस बेटा। 12 नंबर बनेंगे और 4 नंबर है, हर एक नंबर हर एक प्लेस पे तुम्हें याद होगा 3 बार रिपीट होता है बेटा। 12/4 इंटू सम ऑफ डिजिट बेटा 1 + 2 + 4। और 1 कितनी बार रिपीट होगा बेटा? 4 बार 1 रिपीट होगा। याद होगा ना फॉर्मूला सम ऑफ नंबर्स वाला, जो दो सीएल में भी कराया, क्लास में भी कराया ना, 12/4। अब इसको कितने से डिवाइड करना है उसका अगर अरिथमेटिक मीन निकालना है टोटल सम का बेटा, कितने से डिवाइड करना है? जितने नंबर है बेटा 12 से डिवाइड करना। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 4 2 6 2 8, 8/4 इंटू 1 1 1 1। तो आंसर कितना आ गया बेटा? 2 2 2 2। दैट शुड बी योर, ये तुम्हारा आंसर हो जाना चाहिए। फॉर्मूला याद है बेटा आप लोगों को? फॉर्मूला याद है बेटा? फॉर्मूला याद होगा ना, किया होगा कभी ना कभी क्लास में, है ना? फॉर्मूला याद होगा। चलो बढ़िया। k is an integer such that this has no real root। अगर इक्वेशन has no real root मतलब d की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा? d की वैल्यू इट शुड बी लेस देन 0 बेटा। d की वैल्यू मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज लेस देन 0 बेटा, दैट इज लेस देन 0। तो k स्क्वायर माइनस 40 दैट इज लेस देन 0 बेटा। तो k जो होगा वो -6 पॉइंट समथिंग से 6 पॉइंट समथिंग तक लाई करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो बेटा। k की वैल्यू -6 पॉइंट समथिंग से 6 पॉइंट समथिंग। अब हमें कह रहे हैं ये इक्वेशन दी, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है। अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट है उसका मतलब d की वैल्यू कैसी होगी बेटा? इट विल बी ग्रेटर देन 0 बेटा। तो मतलब k -5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 ग्रेटर देन 0 बेटा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, k -5 - 2 एंड k -5 + 2 ग्रेटर देन 0। उसको ओपन कर दोगे तब भी बन जाएगा बेटा। k -3 k -7 ग्रेटर देन 0 बेटा। मतलब k की वैल्यू ग्रेटर देन 7 एंड k लेस देन 3 आ गया बेटा यहां से। अगर दोनों में मैं कॉमन देखना चाहूं, एक 7 है एक 6 पॉइंट समथिंग है, अगर मैं इसको इंटीग्रल, क्योंकि हमें इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा है, तो k की वैल्यू मैं कह सकता हूं कि -6 से लेके 6 तक आई होगी। अब एक वैल्यू 7 से ज्यादा है और एक वैल्यू, यहाँ पे मैं पूरा पूरा बना दूं, ये 7 रखी, ये 6 रखा, ये -3 रखा और ये -6 रखा। यहाँ पे देखो 7 से ज्यादा -3 रखा, 3 से कम, यहाँ पर देखो -6 से 6,
कॉमन पार्ट बेटा ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो बेटा। दिस विल बी द कॉमन पार्ट बेटा। कॉमन पार्ट मतलब -6 इंक्लूडेड है और 3 तो तुम्हारा एक्सक्लूडेड है, तो -6 से -6 से 2 तक आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलो बेटा। -6 से 2 तक, और -6 से 2 तक कितनी वैल्यूज होंगी बेटा, -6 से 2 तक टोटल इंटीग्रल कितनी वैल्यूज होंगी, -6 से 2 तक देयर विल बी 9 वैल्यूज बेटा। -6 -5 -4 -3 -2 -1 6 ये वैल्यू हो गई, एक वैल्यू 0 हुई 7 एंड 1 एंड 2 9 वैल्यूज हो गई। क्लियर है बेटा? चलो, दो कार है बेटा, डिफरेंट लोकेशन से कांस्टेंट स्पीड से आती है। To meet each other after starting at the same time, they take 1.5 hour if they travel towards each other. जब एक दूसरे की तरफ कार आ रही हैं तो they are taking 1.5 hour, ठीक है। जब वो अपोजिट में जा रही है, एक कार ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है, जब वो पकड़ लेती है सेम डायरेक्शन में, they are taking 10.5 hour, ठीक है। If the speed of slower car is 60 किलोमीटर, जो स्लो कार है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर दी हुई है बेटा। The distance traveled in kilometer by the slower car when it meets the other car while traveling towards each other. एक दूसरे की तरफ जाते समय जो स्लोअर कार है उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, 60 की स्पीड है, 1.5 आवर का टाइम है, कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी बेटा, कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, दैट विल बी 90 किलोमीटर। टफ पेपर है ना तो नहीं दिखा होगा ये वाला। 60 इंटू 1.5, क्लियर है बेटा? चलो क्लियर है ये, 16 to 1.5, बस इतना ही करना था, बाकी कुछ था ही नहीं, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। चलो, Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on an escalator in the same direction. तो पर्सन की स्पीड मान लो बेटा 1 है और एस्केलेटर की स्पीड मान लो e है बेटा, तो इफेक्टिव स्पीड 1 + e हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जल्दी बोलो बेटा। 1 + e, इसको अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, टाइम कितना है मेरे पास, 30 से मल्टीप्लाई कर दूं, 30 सेकेंड का ये टाइम है, ये मेरे टोटल स्टेप आ गए। अब उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, मतलब 2 की स्पीड से, तो 2 + e की जब जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है बेटा, 20 सेकेंड इंटू 20 बेटा, इक्वेट करा दिया। 3 + 3e इज इक्वल टू 4 + 2e, तो e की वैल्यू हो गई 1, e की वैल्यू 1 हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप कितने आगे बोल दे बेटा, 1 + 1 इंटू 30, दैट विल बी 60 टोटल नंबर ऑफ स्टेप। क्लियर है बेटा? जल्दी बोलो बेटा, क्लियर है? कोई बात नहीं सार्थक बेटा, आप जाके क्लासेस कंप्लीट करो पहले बेटा। A donation box can receive only checks of rupees this and this. On one day, the donation box was found to contain exactly 100 check. मान लो कि 100 रुपीस के ए चेक है बेटा, 250 रुपीस के बी चेक है बेटा, और 500 रुपीस के सी चेक है बेटा। तो ए + बी + सी की वैल्यू कितनी दी है बेटा, जल्दी बोलो, ए + बी + सी की वैल्यू कितनी दी है, टोटल 100 चेक दिए हुए हैं, ठीक है। और 100A + 250B + 500C, इसका समेशन कितने रुपए के इक्वल दिया हुआ है बेटा, 15,250 रुपए के इक्वल दिया, 15,000, ठीक है। तुम 50 से डिवाइड कर दो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 2A + 5B + 10C इज इक्वल टू 5 3 305। तो हमारे सामने A + B + C की वैल्यू आ गई 100 और 2A + 5B + 10C की वैल्यू आ गई 305। अब मुझे कह रहा है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ चेक ऑफ ₹500 दैट डोनेशन हैव कंडीशंस, मतलब मुझे किसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है बेटा, आई वांट टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, तो किसी भी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2A + 2B + 2C इज इक्वल टू 200 बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 3A + 8C इज इक्वल टू 105। सी को मैक्सिमाइज होना है तो ए को क्या होना पड़ेगा बेटा, सी को मैक्सिमाइज होना है तो ए को क्या होना पड़ेगा बेटा, मिनिमाइज होना पड़ेगा, बी को मिनिमाइज होना पड़ेगा। बी की मिनिमम वैल्यू अगर 1 रखोगे, ये सोचो 8C 105 के पास 8C का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा आता है बेटा, सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा आता है, जल्दी बोलो। 104 आता है, लेकिन 104 पे बी की वैल्यू कैसी हो जाएगी बेटा, इट विल बी फ्रैक्शन, उससे कम पर आओ, कितने पर आओगे बेटा, 96 पर आओगे।
जैसे ही 96 रखोगे तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, दैट विल बी 12। समझ गए? B की वैल्यू तुम 0 रखोगे तो मल्टीपल है नहीं बेटा, B की वैल्यू 1 रखोगे तो 8C इज इक्वल टू 102, फ्रैक्शन नहीं आएगा बेटा। B की वैल्यू 2 रखोगे तो 8C इज इक्वल टू 6 माइनस हुआ बेटा, तब भी नहीं आएगा बेटा। B की वैल्यू 3 रखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड, जैसे 9 माइनस होगा तो 8C की वैल्यू 96 हो जाएगी और C की वैल्यू 12 आ जाएगी, यू विल अंडरस्टैंड। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा ABC, ABC, दो मेडियन दी हुई है बेटा BD। ये थोड़ा टफ आ गया था बेटा क्वेश्चन, ये आप लोगों ने किया नहीं होगा। BD और C दो ट्रायंगल है और इंटरसेक्ट करते बेटा O पॉइंट पे, और ABC का एरिया दिया हुआ है, हमें EOD का एरिया पूछ रहा है बेटा। ये EOD जो है ना मिडिल, इसका जो मिड पॉइंट है इसके, इसका एरिया पूछ रहा है हमसे बेटा। देखो ठीक है, हमारे सामने इसका ट्रायंगल निकालना है बेटा। ये कौन सा फिगर बन रहा है, ये कौन सा फिगर बन रहा है बेटा, ये कौन सा फिगर बन रहा है? दिस इज अ ट्रेपेजियम ना। ये जब से वो शुरू होगी ना, तुम्हारी ज्योमेट्री शुरू होगी, इसको 5 बार कम से कम कराया होगा क्लास में, अगर याद हो तुम्हारे सामने ना। तो ये 1:1 का रेशियो है, ये 1:1 का रेशियो है बेटा, 1:1 का। ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और बड़ा वाला ट्रायंगल, उनकी साइड के बीच कितने का रेशियो है बेटा? छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले 1:2 का रेशियो है। तो एरिया के बीच कितने का रेशियो होगा बेटा? 1:4 का रेशियो होगा। मतलब अगर इसका एरिया 1 है तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बेटा? 4 होगा। और उस 4 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है बेटा? 108 दी हुई है, 108। 4 की वैल्यू अगर 108 दी हुई है तो एक की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 27 होगी। मतलब ये छोटा वाला पार्ट 27 है। तो ये जो पूरा पार्ट बचेगा, ये वाला ट्रेपेजियम, इसका कितना एरिया बचेगा बेटा? दैट विल बी 81 बेटा, 81। ये जो छोटा एरिया है और ये एरिया है, इनका रेशियो भी, ये बेस भी किस रेशियो में? 1:2 में। इनका रेशियो भी किस में जाएगा बेटा? एरिया का 1:4 में। अगर इसको मैं ए कहूं, इसको 4A कहूं, तो ये बेटा किस में होते हैं? याद होगा ना, ट्रेपेजियम में जीपी का फॉर्मेशन करते हैं। दे विल फॉर्म 2A एंड 2A बेटा। A प्लस 2A प्लस 4A प्लस 2A टोटल कितना हो गया बेटा? 9A। 9A की वैल्यू कितने के इक्वल है? 81 के इक्वल। तो A की वैल्यू कितने के इक्वल है बेटा? 9 के इक्वल। तो एरिया आ गया EOD का। क्लियर है बेटा? जब मुझे यहाँ पे x और y की वैल्यू चाहिए तो ऑब्वियस है, सबसे पहला काम मेरा इस चीज को क्या करना होगा बेटा? सबसे पहला काम मेरा इस चीज को क्या करना होगा? यू विल ट्राई टू कट दोस वैल्यूज, रिड्यूस करने का ट्राई करोगे बेटा ना, रिड्यूस करने का ट्राई करोगे। तुमने 875 डिवाइडेड बाई 2401, 2401 नंबर, वन नंबर कभी सुना है बेटा? 2401 नंबर 7 की पावर 4 होता था ना बेटा, 7 की, तो 7 से मल्टीप्लाई जाता है। 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 7 का क्यूब आ गया। ये ऊपर बना 5 का क्यूब, नीचे बना 7 का क्यूब। यहाँ पे देखो, ये हमें 7/5 में दिया है, ये 5/7 में दिया है, तो रिवर्स कर सकता हूं ना मैं बेटा। ये 7/5 की पावर 3x माइनस y/2 है, और ये अगर मैं इसको चेंज करूं तो ये 7/5 की पावर -3 कर दूं, इसको जल्दी बोलो, -3 कर दूं 7/5 की, 5/7 की पावर 3 है तो 7/5 की पावर -3 होगा। कंपेयर कर देंगे बेटा, 3x माइनस y/2 इज इक्वल टू -3 बेटा, तो 3x माइनस y की वैल्यू -6 आ गई। इतना क्लियर हो गया बेटा? इतना क्लियर हो गया? ठीक। अब दूसरी इक्वेशन दी है, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है। ये 6x माइनस y है, ये y माइनस 6x है। मैं तुम्हें कहूं कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y है, तुम एक वैल्यू तो 100% बता दोगे कि x और y की किस वैल्यू के लिए ये बेटा इक्वल होंगे, कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल होंगे? दैट विल बी इक्वल टू 0 के लिए बेटा। मतलब ये भी 0 हो या ये 0 हो, इसका मतलब है कि 6x माइनस y की वैल्यू 0, मतलब y की किस वैल्यू के लिए बेटा? y की किस वैल्यू के लिए? 6x के लिए। तुम 6xy को यहां रखो या यहां रखो, वो 0 आ जाएगा बेटा। अब मुझे x प्लस वाई चाहिए, तुम्हारे पास एक इक्वेशन ये है बेटा, एक इक्वेशन y इज इक्वल टू 6x है, पुट कर दो। 3x माइनस 6x इज इक्वल टू -6, -3x इज इक्वल टू -6, x की वैल्यू 2 आ गई बेटा। x2 आया तो y कितना आएगा बेटा? x2 आया तो y 12 हो जाएगा बेटा। तो x प्लस वाई का समेशन कितना आएगा बेटा? इट विल बी 14, दैट शुड बी योर आंसर। हमारे सामने हमारा स्लॉट जो
सेकंड है बेटा, हम लोग ने कट किया है सिर्फ DRC20 बेटा, हम लोग ने 7 से कट किया है दोनों तरफ बस। चलो ये वाला बेटा बहुत ज्यादा हो गया था थोड़ा सा, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, ये नहीं देखा होगा। 3+2√2, 4+2√3, बड़ा बड़ा ब्रैकेट बन गया इसमें तो ना। तो बेटा अगर एक रूट 3+2√2 होगा तो दूसरा रूट कितना होगा बेटा, 3+2√2 होगा तो दूसरा रूट कितना होगा बेटा, इट विल बी 3-2√2, पता होगा ना 3-2√2। तो इसका मतलब है सम ऑफ रूट्स, मतलब -b/a, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट विल बी इक्वल टू 6 सम ऑफ रूट, c/a प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू कितनी होगी, a² 9 - 8 1 आ गई बेटा। तो इसका मतलब हो गया b इज इक्वल टू -6a आ गया, c की वैल्यू 1 इक्वल आ गई। फिर यहाँ पे दिस इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब एक रूट अगर बेटा 4+2√3 होगा तो एक 4-2√3 होगा बेटा। सम ऑफ रूट -mi/a, सम ऑफ रूट -m/a कितना होगा, -m/a बेटा 8 के इक्वल होगा बेटा, मतलब m की वैल्यू आ गई -8a बेटा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब n/a, n/a कितना होगा, 4 चुके 16, 16 माइनस 2 दूनी 4 12, मतलब 4 हो गया बेटा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4a आ गई, m की वैल्यू -8a आ गई, c की वैल्यू a आ गई, b की वैल्यू -6a आ गई। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, b/m निकालना है। b की वैल्यू -6a थी, a की वैल्यू -8a थी, प्लस c की वैल्यू a थी -2b, b -2, b की वैल्यू -6a थी, डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 4a थी बेटा। तो ये हो गया 3a/4a प्लस 12 मतलब 13a/4a, 16a/4a। तो आंसर कितना आ गया बेटा, आंसर कितना आ गया, दैट विल बी 4, दैट शुड बी क्लियर है बेटा। चल बहुत बढ़िया बेटा। दो शिप है बेटा, अप्रोच कर रही है पार्ट अलोंग स्ट्रेट रूट एट अ कांस्टेंट स्पीड, इनिशियली द टू शिप्स एंड पार्ट फॉर्म अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनिशियली में क्या हो रहा है बेटा, दो शिप है, शिप 1 है और शिप 2 है, ये दोनों इसकी तरफ टेंड कर रहे हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलरली पोर्ट है इसकी तरफ टेंड कर रहे हैं और वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी बना रहे हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल 24 24 24 का इक्विलेटरल, मतलब ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। कह रहा है व्हेन द स्लोवर, हमने मान लिया इसकी स्पीड स्लो है, ये स्लोवर वाला ये लार्जर वाला है, किसी को भी मान सकते हो। व्हेन द स्लोवर शिप ट्रेवल 8 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर जब ट्रेवल करता है, 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ये एंगल ऑब्वियस अगर ओ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 है, ये भी 60 है, 8 किलोमीटर ट्रेवल करता है जब। ट्रायंगल फॉर्म द न्यू पोजीशन ऑफ द टू शिप, ये शिप भी कुछ आगे बढ़ गई होगी, मान लो कहीं होगी यहाँ पर, पोर्ट बिकम्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ये 60 राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या क्या ये एंगल 90 हो सकता है बेटा, क्या ये एंगल 90 हो सकता है स्पीड वाला, नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर आया होगा, तो ये एंगल कितना बनेगा बेटा, इट विल बी 30, और ये एंगल कितना बनाएगा बेटा 90, ठीक है। अच्छा ये लेंथ 8 है, तो ये कितनी बची लेंथ बची बेटा, ये लेंथ कितनी बची 16 बेटा। तुम्हें पता है बेटा 30 60 90 के एंगल में, 30 60 90 के एंगल में अगर 30 के सामने वाली 1 हो तो 60 के सामने वाली √3 और 90 के सामने वाली 2 होती है बेटा। अब ये 90 के सामने 16 है तो 30 के सामने कितना होगा बेटा, जल्दी बोलो, 30 के सामने दैट विल बी 8 बेटा, ये 8 हो, मतलब वो पहले कितनी डिस्टेंस चला होगा, ज्यादा स्पीड वाला, ज्यादा स्पीड वाला पहले कितनी डिस्टेंस चला होगा, 16 की डिस्टेंस चला होगा। अब सोचो जब छोटी स्पीड वाला कम स्पीड वाला 8 किलोमीटर कवर करता है, उतने टाइम में ज्यादा स्पीड वाला 16 किलोमीटर कवर करता है। इसका मतलब यह है कि जो ज्यादा स्पीड वाला रहा होगा उसकी स्पीड कैसी रही होगी बेटा, कम स्पीड वाले से, जल्दी बोलो, कम स्पीड वाले से इट विल बी डबल और नॉट, वो डबल रही होगी बेटा। अगर कम स्पीड वाला 8 किलोमीटर जितने टाइम में कवर कर रहा है, ज्यादा स्पीड वाला उतने टाइम में 16 किलोमीटर कवर कर रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है बेटा, when the faster ship reaches the port, अब फास्टर जो को पोर्ट पे पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर कवर करना है, और बेटा फास्टर को पोर्ट पे पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर कवर करना है, उतने टाइम में स्लो वाला कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा बेटा, उतने टाइम में स्लो वाला कितनी डिस्टेंस कवर कर पाएगा, ही विल कवर 4 डिस्टेंस बेटा। इसका मतलब है पोर्ट और स्लो वाले के बीच कितना रह गया होगा गैप बेटा, इट विल बी 12। फिर से एक बार समझा रहा हूं, देखो वेरी बेसिक क्वेश्चन, जितना बेसिक हो सकता है क्वेश्चन उतना बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें। एक ट्रायंगल बनाया हुआ है बेटा, यहाँ पर पोर्ट है, यहाँ पे शिप 1 है, यहाँ पे शिप 2 है बेटा,
वो कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है 24 24 24, मतलब एंगल जो है तीनों 60 60 60 एंगल का फॉर्मेशन हुआ है मेरे पास 60 60। अब कह रहा है स्लोअर वाला चलता है, यहाँ पर स्लोअर वाला 8 किलोमीटर जाता है, 8 किलोमीटर स्लोअर वाला, और फास्टर वाला कहीं दूर आ गया होगा। ये जो अभी ये एंगल बन रहा है ये फास्टर शिप है, शिप 2 यहाँ पहुंच गई है और शिप 1 यहाँ पे है अभी। ये अब जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। इट्स ऑब्वियस कि अगर एक ये 90 डिग्री बन रहा है तो यही 90 डिग्री पॉसिबल होगा, ये हो नहीं सकता क्योंकि ये ऑलरेडी 60, इससे ज्यादा थोड़ी ना हो जाएगा ये वाला एंगल, ये 90 हो सकता है। तो ये बचा 30 डिग्री, 90 60 150 30। अब मुझे ये देखो ये कितना बचा है, 12 बचा हुआ, ये कितना बचा है 18 16 बचा हुआ, इतना 16। अब 90 के सामने 16 है तो 30 के सामने कितना होगा 8 होगा। इसका मतलब ये है कि पहले जो ज्यादा स्पीड वाली शिप ने डिस्टेंस कवर करी होगी वो 16 कवर करी होगी। इसका मतलब है जो पहले जब स्लो स्पीड वाले ने 8 डिस्टेंस कवर करी है उतने ही टाइम ने फास्टर स्पीड वाली शिप ने 16 कवर कर लिया, मतलब उसकी डबल स्पीड लेके बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर फास्टर वाला पोर्ट तक पहुंच जाए मतलब 8 किलोमीटर और कवर करे। अब अगर ये 8 किलोमीटर कवर करेगा तो स्लोवर वाला 4 और कवर कर पाएगा क्योंकि आधी स्पीड लेके बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि पोर्ट और उस स्लोवर वाले के बीच की डिस्टेंस कितनी बची हुई है अभी बेटा, कितनी डिस्टेंस बची हुई है बेटा, दैट विल बी दैट शुड बी, क्योंकि बन नहीं सकता था दूसरी जगह पे एंगल ना। हाँ जब उसकी स्पीड कम होगी तो एंगल का फॉर्मेशन ही कैसे कर पाओगे। चलो, एवरेज मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट इन सेक्शन ए आर 32 एंड 60 बी वाले में। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 10 लेस देन सेक्शन बी। सेक्शन ए का जो एवरेज है वो 32 है, सेक्शन बी का एवरेज 60 दिया हुआ। सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए इज 10 लेस देन द, मतलब इसमें अगर x है तो इसमें x प्लस 10 है, ठीक है। तो मतलब टोटल अगर देखे तो दैट विल बी 32x, इधर टोटल देखे तो 60x प्लस 60 600 आ गया, ठीक है। अब मुझसे कह रहे हैं द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट अक्रॉस बोथ द सेक्शन कंबाइंड। तो ये इसका टोटल स्कोर है, ये इसका टोटल स्कोर है, मतलब टोटल स्कोर ये तुम्हारा टोटल स्कोर जो आ गया दैट विल बी इक्वल टू 92x प्लस 600, दैट विल बी योर टोटल स्कोर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 2x प्लस 10, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऊपर से 2 नीचे से 2 कॉमन ले लो तो 46x प्लस 300 डिवाइडेड बाई x प्लस 5 आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू जो है इंटीग्रल करनी है। अगर क्लासेस सही से करी है तो ये इंटीग्रल करना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होना चाहिए था एग्जाम कंडीशन में। तुम्हें पता था जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको भी मुझे किसके मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा बेटा, उसको नीचे डिनोमिनेटर के मल्टीपल में कन्वर्ट करना होगा। तो 46x प्लस 5 में कर दूं इसको, तो 46 इंटू एक्स प्लस 5 कितना आ गया मेरा बेटा, जल्दी बोलो कितना चला गया मेरे पास, 230 चला गया। रिमेनिंग कितनी रह गई वैल्यू बेटा 70 रह गई, डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। तो 46 प्लस 70 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5। अब मुझसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन। अब मैं तुमसे पूछूं कि x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तुम कहोगे यार x की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तभी डिवाइड होगा, जैसे ही 2 रखोगे तो 70 को डिवाइड कर देगा क्योंकि ये पार्ट इंटीग्रल लाना है मुझे। मैं तुमसे पूछूंगा यार x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तुम मुझे बोलोगे यार x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ x की मैक्सिमम वैल्यू 0 क्यों नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट ही खत्म हो जाएंगे, 10 कम कैसे करोगे, अगर 0 रखोगे तो 10 कैसे कम करोगे ना। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछूंगा तो कितनी आएगी बेटा, इट विल बी 65 बेटा, 65 मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा डिफरेंस, दैट विल बी 60, दैट शुड बी योर डिफरेंस। सर इसमें 0 गलती करी ना बेटा, 0 रख दोगे तो वहां पे 0 हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, कुछ बनेगा ही नहीं उसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो 0 हो गए ना, उनका एवरेज कैसे निकलेगा। जब किसी पर्टिकुलर क्लास में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 हो गए तो उनका एवरेज कहां से आ रहा है 32। एवरेज के लिए कुछ तो स्टूडेंट होने पड़ेंगे कि नहीं होने पड़ेंगे क्लास में बेटा, क्लास में कुछ स्टूडेंट होंगे तभी तो उनका एवरेज 32 दिया होगा ना, बिना स्टूडेंट के कैसे 32 देगा बेटा। लेट r बी अ रियल नंबर, जहां पे fx जो दिया है 2x माइनस r है। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू r आती है तो ये 2x माइनस r के इक्वल है, अगर x लेस देन r है तो वो r के इक्वल, ये मुझे गिवन है। और मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए कि fx इज इक्वल टू f ऑफ f कहां पर होल्ड करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो हम लोग केस बनाएंगे कि 3 केसेस में डिवाइड होना है, x ग्रेटर देन r में, x लेस देन r में और x इज इक्वल टू r में। इन 3 केसेस में केसेस हमारे डिवाइडेड है बेटा।
जब सबसे पहले मैंने लिया, मान लो x ग्रेटर देन r लिया, मैंने माना कि x ग्रेटर देन r। जब x ग्रेटर देन r है मतलब हम लोग इस केस की बात कर रहे हैं बेटा, इस केस की बात कर रहे हो तो fx कितना है 2x माइनस r, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो fx 2x माइनस r। f ऑफ fx कितना है ये समझ में आता है बेटा, ये समझ में आता है, 2 ऑफ 2fx माइनस r लिखा है मैंने, ये आता है समझ में, जल्दी बोलो, है ना, f ऑफ fx लिखा हो तो 2x माइनस r इज इक्वल टू 4x माइनस 3r बेटा, तो 2r इज इक्वल टू 2x, तो r की वैल्यू आ गई x के इक्वल। लेकिन हम लोगों ने क्या इमेजिन किया था बेटा, हम लोगों ने x ग्रेटर देन में क्या इमेजिन किया था, x की वैल्यू किससे ज्यादा है बेटा, r से ज्यादा है। अगर x की वैल्यू r से ज्यादा हम लोगों ने इमेजिन करी थी, हमारा x इज इक्वल टू r आ रहा है, क्या ये केस कंसीडर करोगे बेटा, क्या ये केस कंसीडर करोगे, नो यू विल नॉट कंसीडर दिस, ये केस नहीं आएगा तुम्हारे सामने। अगर x ग्रेटर देन r वाला केस नहीं आ रहा है तो कौन कौन से ऑप्शन वैसे सीधा चले गए, कौन कौन से ऑप्शन सीधा चले गए बेटा, अगर x ग्रेटर देन, फर्स्ट और फोर्थ चला गया बेटा, सीधा फर्स्ट एंड फोर्थ चला गया बेटा। अब मेरा सेकंड और थर्ड पे आ गया। अगर सेकंड और थर्ड में तुम्हें निकालना भी हो तो तुम सिर्फ किसको चेक करोगे बेटा, तुम सिर्फ किसको चेक करोगे, यू विल चेक इक्वलिटी बेटा, कि x इज इक्वल टू r रख के देखते हैं, x इज इक्वल टू r में भी ये केस आएगा बेटा, और तुम्हें पता है जब ये केस होता है तो x की वैल्यू कितने के इक्वल आती है बेटा, जब ये केस होता है तो x इज इक्वल टू r के इक्वल आती है। इसका मतलब है दिस केस इज सेटिस्फाइंग और नॉट, दिस केस इज सेटिस्फाइंग बेटा। तो आंसर कौन सा पार्ट होने वाला है, आंसर कौन सा पार्ट होने वाला है बेटा, दैट विल बी, दैट शुड बी। चलो c इज इक्वल टू 16x बाई वाई प्लस 49 y बाई एक्स। मुझे नहीं पता एग्जाम में दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा, अब तो जरूर दिख गया होगा कि क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। 16x बाई वाई प्लस 49 y बाई एक्स, c कैन नॉट टेक वैल्यू, c नहीं ले सकता वैल्यू। मुझे बताओ ये किस पर है गेम, क्या है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, दीज आर रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल। अगर मैं x बाई वाई की वैल्यू को a ले लूं बेटा, मान लो, तो c इज इक्वल टू 16a प्लस 49 बाई a, ये मेरा आ गया। अब देखो तुम्हारे पास हजारों मेथड थे, इसके बाद पहला मेथड c की वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी बेटा, जो a और b की वैल्यू है, a और b की वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी, रियल आनी चाहिए थी, a और b की वैल्यू रियल आनी चाहिए थी बेटा। एक पहला मेथड के लिए तुम क्या करते, सारे ऑप्शन उठा के रख देते, ये तुम्हारे पास पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सी ए इज इक्वल टू 16a स्क्वायर प्लस 49, 16a स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 49 इज इक्वल टू 0। हमें पता है यार c जो है वो रियल आएगा, x और y अगर रियल है तो c भी रियल आएगा, अगर c रियल आएगा तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वही रामबान मेथड। तो c स्क्वायर माइनस, जैसे ही मैंने ये लगाया, सी स्क्वायर a में क्वाड्रेटिक बनी हुई है, सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 इंटू 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। तो सी स्क्वायर माइनस ये देखो 2 इंटू 4 इंटू 7 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब c माइनस 8 7 56, c माइनस 56, c प्लस 56 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। इसका मतलब है c ग्रेटर देन इक्वल टू 56 एंड c लेस देन इक्वल टू माइनस 56, ये पॉसिबल वैल्यूज हैं। अगर ये पॉसिबल वैल्यूज हैं बेटा तो आंसर बता दो क्या होगा, आंसर कौन सी वैल्यू नॉट पॉसिबल होगी बेटा, -70, 60, -60 और -50, क्योंकि c की जो वैल्यू आएगी वो किससे कम आएगी बेटा, इट विल बी लेस देन इक्वल टू -56। क्लियर है बेटा, ठीक। अब तुम्हारे सामने अगर मान लो तुम्हें कुछ ना हो रहा होता, एएमजीएम से होता है क्योंकि पॉजिटिव रियल नहीं दिए हुए हैं, तो तुम अगर एएमजीएम से भी जाते ना तब भी तुम इसका आंसर निकाल सकते थे। तुम कहते यार 6 ए जब पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो एएम शुड बी ग्रेटर देन 16a इंटू 49 बाई ए की पावर 1/2, दैट मींस 16a प्लस 49 बाई ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ये कैंसिल हो गए, 4 इंटू 7 28, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 56 आया, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 56 होगी अगर ए पॉजिटिव लेंगे, अगर हम लोग पॉजिटिव लेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 56 होगी, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव में लेस देन इक्वल टू -56 होगी, अगर ग्रेटर में पॉजिटिव में ग्रेटर देन इक्वल टू 56 है तो लेस में कितनी होगी, माइनस लेस देन इक्वल टू -56। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने यूज किया था a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है और a प्लस 1/a जो होता है लेस देन इक्वल टू -2 होता है। जब नेगेटिव में आती तो लेस देन इक्वल टू -2, पॉजिटिव में आती ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 56 लेस देन इक्वल टू -56 यू कैन सॉल्व एंड डायरेक्टली निकाल सकते हो। और मेथड क्या हो सकता था तुम्हारे सामने, तुम्हें ये भी ना करना होता,
फिर भी तुम ऑप्शन यूज कर सकते थे। तुम कहते यार c इज इक्वल टू 16a प्लस 49 बाई a है, मेरा c की वैल्यू है, मैं c की वैल्यू उठा के पुट करूंगा। मान लो मैं आंसर वाली दिखा रहा हूं, तो मैं चारों पुट करनी पड़ती, मैंने -50 पुट किया, -50 इज इक्वल टू 16a स्क्वायर प्लस 49 बाई a आता, तो 16a स्क्वायर प्लस 50a प्लस 49 इक्वल टू 0 आ। अब अगर तुम इसका d निकालते तो तुम्हें समझ में आता है यार, जो इसके d की वैल्यू आ रही है वो 2500 माइनस 4 इंटू 16 इंटू 49 आ रही है। इसका मतलब है d की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है बेटा? d की वैल्यू निगेटिव आ रही है। अगर d की वैल्यू निगेटिव आ रही है तो मतलब रूट्स कैसे हो गए बेटा? ये वैल्यूज a की वैल्यू इमेजिनरी हो गई, लेकिन हमें तो रियल दी हुई है बेटा, तो मेरी कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होती बेटा? -50 वोंट बी पॉसिबल, -50 पॉसिबल नहीं होता। इससे आगे प्रोसीड कर सकते थे। चलो, एक तो मेथड क्या लगा सकते थे इसमें बेटा, देखते ही एक मेथड क्या लगा सकते थे, यू कैन फ्रेम रामबाण, ठीक है, रामबाण ऑप्शन। दूसरी चीज अगर तुम्हें याद हो, इसको मैंने रटवाया था तुम्हें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x को याद है, परफेक्ट स्क्वायर में रटवाया था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बनाओ, एक्स स्क्वायर माइनस x बनाओ इनमें, क्योंकि हमें x लेस देन 3 है तो 3 माइनस x में हम लोग देखेंगे। दिस इज 3 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस कितना आएगा बेटा? +1 आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो बेटा। डिवाइडेड बाई 3 माइनस x। अगर मैं अलग अलग डिवाइड कर दूं तो ये दिस इज 3 माइनस x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस x। अब देखो x लेस देन 3 का मतलब ये है बेटा कि ये वैल्यू कैसी है? 3 माइनस x की वैल्यू, 3 माइनस x की वैल्यू कैसी है? इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर पॉजिटिव होगी तो दो रेसिप्रोकल के मिनिमम वैल्यू का समेशन कितना होगा बेटा? मिनिमम समेशन रेसिप्रोकल का कितना होगा बेटा? इट विल बी 2 बेटा, अगर पॉजिटिव है बेटा 2 बेटा, अगर पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव 3 माइनस x, अगर पॉजिटिव मैं कहूं कि a प्लस 1 बाई a, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अगर a तुम्हें पता चल जाए पॉजिटिव है, जल्दी बोलो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी 2। मतलब अगर ये वैल्यू 1 है और ये भी 1 है, मतलब x की किस वैल्यू पर मिनिमम आएगी बेटा? x की किस वैल्यू पर मिनिमम आएगी? x इज इक्वल टू 2 पर बेटा, 2 पर मिनिमम आएगी। x को 2 रखोगे तो 1 प्लस 1 दैट विल बी 2, मिनिमम वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। वेरी बेसिक क्वेश्चन, जितना बेसिक हो सकता है कोई क्वेश्चन उतना बेसिक, अदरवाइज यू कैन डिफरेंशिएट एंड ऑल आल्सो। नीतू है जिसके पास 20,000 रुपए हैं, उस पे 8,000 रुपए 5.5% में बैंक ए में देती है, 5,000 रुपए 5.6% पे बैंक बी पे देती है, और रिमेनिंग अमाउंट x% पे इतना देती है। ईच रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया। हर कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 5%। 20,000 का 5% मतलब टोटल कितना करना है बेटा? टोटल कितना करना है? 1,000 रुपीज बेटा, 1,000 रुपीज। ये 1,000 रुपीज 8,000 पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 5.5, मतलब कितना? 8,000 पे 5.5 मतलब कितना बेटा? 440 रुपए, प्लस 5,000 पे 5.6 मतलब कितना बेटा? 5 अक्का 30, 280 बेटा, 280 प्लस कितना अमाउंट रह गया? सोचो कितना अमाउंट रह गया बेटा? 440 प्लस 280, 8 4 12, 720, मतलब 280 रुपीज रहेगा बेटा, 280। अब देखो 8,000 ये, 5,000 ये, 13,000 लगा दिए तुमने, टोटल 20,000 थे, कितने रिमेनिंग रह गए बेटा? 7,000 रिमेनिंग रह गए। 7,000 का कितना परसेंट? x%, 280 रुपीज है, तो बेटा मैं तुमसे पूछूंगा कि कितने x की कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 4% पे गेम खेला जा रहा है, 4% पे। अब मुझसे कह रहे हैं she had invested her entire initial capital in bank C alone, her annual interest income, पूरे 20,000 अगर 4% पे लगा दिए होते तो उसे कितना इंटरेस्ट मिलता बेटा? कितना इंटरेस्ट मिलता? दैट विल बी 800 रुपीज ना। किसी मॉक में आज तक कभी इतना इजी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का शायद नहीं बना होगा जितना इसमें तुम्हारा बना है। चलो आते हैं सेम कॉन्सेप्ट पे, ध्यान देना बेटा। 6 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर हैं such that average of two smallest number is 14। दो स्मॉलेस्ट नंबर का एवरेज 14 है तो टोटल कितना होगा बेटा? टोटल विल बी 28 बेटा, 28। एंड द एवरेज ऑफ टू लार्जेस्ट नंबर, दो लार्जेस्ट नंबर जो है उनका टोटल कितना हो जाएगा बेटा? इट विल बी 56। दो स्मॉलेस्ट नंबर थे उनका टोटल हो गया 28, दो लार्जेस्ट नंबर है उनका टोटल हो गया 56 बेटा। सबके सब डिस्टिंक्ट है। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ दीज 6 नंबर, इसका मतलब ये है कि बाकी के दो नंबर्स को तुम्हें क्या करने का ट्राई करना है बेटा? बाकी के जो दो नंबर है उनको एज मैक्स एज पॉसिबल रखने का ट्राई करना, तभी तो तुम्हारा एवरेज मैक्सिमाइज होगा बेटा। सोचो लार्जेस्ट दो नंबर जो हैं इनका टोटल एवरेज जो है 28 है,
इनके बीच में जितना कम डिफरेंस होगा, जैसे मान लो अगर तुम इसकी एक की वैल्यू रखो 30, टोटल समेशन 56 लाना है, तो दूसरे की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी तुम्हें बेटा? दूसरे की वैल्यू कितनी? 26 रखनी पड़ेगी। तो उससे कम वाली वैल्यू तुम्हें कितनी रखनी पड़ेगी बेटा? यू हैव टू पुट 25, 24 पुट कर सकते हो उस केस में। लेकिन अगर तुम एक की वैल्यू 29 रखो और एक की वैल्यू 27 रखो बेटा, तो इस केस में जो बाकी की दो वैल्यूज होंगी वो तुम क्या क्या दे सकती हो बेटा? यू कैन गिव इट 26 एंड 25 और नॉट। जल्दी बोलो बेटा। 26, 25 दे सकते हो। यही सेम कॉन्सेप्ट कि हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, इनको जितना पास रखोगे उतनी मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो दो नंबर हो गए बेटा, 28 प्लस 56 प्लस 26 प्लस 56 मतलब 51। टोटल समेशन कितना हो गया? 8 6 14 1 15, एक गया, 3 5 8 5 13, 135। एवरेज कितना हो गया? 135 बाई 6, 22.5। दैट्स क्लियर है बेटा? एवरेज ऑफ ऑल 3 डिजिट टर्म 27 इसलिए नहीं बेटा क्योंकि डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है। वो नहीं देखा होगा, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर है बेटा, डिस्टिंक्ट। 27 28 लोगे तो एवरेज विल नॉट बी 28 बेटा ना। टू मेंटेन द एवरेज 28, अगर तुम दोनों को 28 वैल्यू दे रहे हो, दोनों को अगर एक को एक से वैल्यू रिड्यूस करोगे तो उतने से ही एक को इंक्रीज करनी पड़ेगी टू मेंटेन द सेम सम ऑफ 56 ना बेटा। तो 28 पे तुम्हारा अटैक होना चाहिए था, फिर इसको एक घटाते तो इसको एक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इसको 27 रखोगे, अदर टू वैल्यूज विल बी 26 25 और वहां पे पूरा अपना गेम कर लिया, खत्म हो गया। The average of all 3 digit terms in arithmetic progression। मुझे बताओ बेटा, जो एपी में होते हैं उनका पहले टर्म और लास्ट टर्म बाई 2 कर दो तब भी तो एवरेज निकल आता है कि नहीं निकल आता? जल्दी बोलो बेटा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका मतलब है कि हमें इस सीरीज के 3 डिजिट का पहला टर्म और 3 डिजिट का लास्ट टर्म यही बताना है कि नहीं बताना? और उनको ऐड करके डिवाइड बाई कितना कर दूंगा बेटा? उनको ऐड करके डिवाइड बाई कितना कर दूंगा? डिवाइड बाई 2 कर दूंगा बेटा। वी विल गेट द एवरेज। अब ये पहला 38 है, फिर 55 है, फिर 72 है। कितने की कॉमन डिफरेंस बन रहा है बेटा? 17 का कॉमन डिफरेंस बन रहा है, 17 का। नेक्स्ट टर्म कितना होगा बेटा? अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें, नॉर्मल काउंटिंग कर दो, 89 होगा बेटा। उसके नेक्स्ट टर्म कितना होगा बेटा? 106 होगा। तो पहला जो 3 डिजिट का नंबर होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला 106 होगा। जो भी 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा बेटा, लार्जेस्ट जो भी नंबर रहा हो, वो किससे कम होगा? जरूर 999 से जरूर कम होगा। 106 plus n minus 1 into 17 that is less than equal to 999. n minus 1 into 17 that is less than 893. तो n minus 1 that is less than 893 by 17, 7 पंचे 85, 43, 7 17 दूनी 20, 52 पॉइंट समथिंग। तो n लेस देन इक्वल टू 53 पॉइंट समथिंग। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? n की वैल्यू कितनी आ गई? 53 आ गई। अगर n की वैल्यू 53 आ गई तो यहां पुट कर दो 17 इंटू 52 प्लस 106। जल्दी बोलो, 17 34 3 17 85 3 85 3 88 प्लस 106 0 990 आ गया बेटा। लार्जेस्ट नंबर 990 बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर 106। तो इनका एवरेज 106 प्लस 990 डिवाइडेड बाई 2, 6 9 10 डिवाइडेड बाई 548। दैट विल बी योर आंसर। क्लियर है बेटा? Length of all four sides of a quadrilateral are integer values. If three of its values are 1 to 4, then the total number of possible length of four sides। तो तीन मेथड से सॉल्विंग कर सकते थे बेटा। अब मुझे बताओ, जो तीन साइड का लेंथ होगा वो चौथी से क्या होगा बेटा? 100%। जो तीन लेंथ का समेशन होगा, तीन लेंथ का, वो चौथी से क्या होगा बेटा? दैट विल बी ग्रेटर देन फोर्थ लेंथ। अगर एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, एक a मान लो, हो सकता है बेटा a 4 से ज्यादा हो सकता है a 4 से कम हो। तो अगर मैं कहूं कि 4 लार्जेस्ट साइड है जैसे, तो 1 प्लस 2 प्लस a का समेशन किससे ज्यादा होगा बेटा? वो किससे ज्यादा? अभी क्वाड्रिलेटरल में 3 था, अभी तुम्हारे मेथड से बता रहा हूं, 4 से ज्यादा होगा बेटा। तो a की वैल्यू 1 से ज्यादा हुई। अगर a सबसे बड़ा है बेटा तो 1 प्लस 2 प्लस 4 जो होगा वो ग्रेटर देन a होगा। तो a की वैल्यू किससे कम होगी बेटा? 7 से कम होगी। इसका मतलब है a 1 से 7 के बीच में लाई करेगा बेटा। तो इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी बेटा? इट विल बी 2 3 4 5 6। मतलब कितनी इंटीग्रल वैल्यू होंगी बेटा? देयर विल बी 5 इंटीग्रल वैल्यू। तुम्हें नहीं पता, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं। ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये मान लो x।
जरा ध्यान देना। डायगोनल से बताया हुआ है, याद है बेटा? डायगोनल का एक क्वेश्चन हमने कराया था, डायगोनल का एक क्वेश्चन हमने कराया था ना, डायगोनल का एक क्वेश्चन था हमारे सामने, याद होगा। ये देखो, कोई भी अगर ये मान लो ए है, ए जो होगा इनके डिफरेंस से ज्यादा और इनके समेशन से कम होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो बेटा। इनके डिफरेंस से ज्यादा, इनके समेशन से कम होगा। जैसे मान लो तुमने 1.1 वैल्यू रखी, समझना, क्योंकि हमें ये नहीं, डायगोनल का इंटीग्रल दिया हमें, क्या हमें ऐसा बोला है डायगोनल इंटीग्रल होगा बेटा? नो, डायगोनल इंटीग्रल नहीं बोला। 1 से 3 के बीच में। नाउ अंडरस्टैंड, अगर मैं कहूं ये वैल्यू 1.1 है, ये जो x होगा ये इन दोनों के डिफरेंस से ज्यादा, मतलब 2.9 से ज्यादा, और इन दोनों के समेशन से कम, 5.5 से कम होगा। एक तो ये आ गया x की वैल्यू, मतलब जो x की वैल्यू आ गई वो 3, 4, 5 मिल गई यहां पर। फिर अगर तुमने 3 से कम में मान लो 2.9 रखा, तो जो x की वैल्यू होगी 4 माइनस 2.9 मतलब 1.1 से ज्यादा, और 4 प्लस 2.9 मतलब 6.9 से कम हो गई बेटा। तो जो x की वैल्यूज आ गई वो 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कितनी वैल्यूज मिल गई मुझे बेटा? मेरे आंसर में कितनी वैल्यूज आ गई? आई विल गेट द 5 वैल्यूज, मेरा आंसर हो गया 5 वैल्यूज। समझ गए बेटा? आगे के लिए ये भी याद रखना बेटा कि किसी क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ 3 साइड होता है दैट विल बी ग्रेटर देन 4 साइड बेटा, वो 4 साइड से बड़ा होगा सम ऑफ 3 साइड। फिर से एक बार बता, अगर हमारे सामने एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, एक 1 है, एक 2 है, एक 4 है, एक मान लो ए है, ठीक है, हमने ये लिखा, ये लिया, ये जो साइड होगी ये ऑब्वियस है बेटा, ये इनके, ये मान लो एक्स है, ये जो एक्स होगी ये एक्स इनके डिफरेंस से ज्यादा और इनके समेशन से कम होगी। 1 से 3 के बीच में है, इनके डिफरेंस से ज्यादा, इनके समेशन से कम होगी, मतलब ये जो साइड है ये 1 से ज्यादा है। पहला केस लेते हैं, ये 1 से ज्यादा है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो जो ए होगी, सोचो, ए जो होगी इनके डिफरेंस है, मान लो ये 3 से कम है, 3 से कम है, 3 से कम है, तो जो ए की वैल्यू आएगी, अगर ये 3 से कम है मतलब मान लो 2.8 है जैसे, ठीक है, तो इनके डिफरेंस से ज्यादा मतलब 1.2 से ज्यादा, और इनके समेशन से कम मतलब 6.8 से कम। इसका मतलब है ए की वैल्यू 1.2 से ज्यादा और 6.8 से कम, मतलब ए की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब है कितनी वैल्यूज आ गई मेरे पास बेटा? कितनी वैल्यूज आ गई? अभी खत्म। एक ग्लास है बेटा जिसमें 500 लीटर जो तुम्हारा मानना हो, 500 मिल्क है। दूसरे में बेटा एक कप है जिसमें 500 वाटर है, यहाँ पे मिल्क है और यहाँ पे वाटर है, ठीक है। फ्रॉम द ग्लास यहां से 150 ml मिल्क जो है यहाँ पे डाल दिया जाता है। अगर 150 ml मिल्क डाल देते हैं तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो हो जाएगा बेटा वो 3:10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जल्दी बोलो बेटा। द रेशियो विल बी 3:10, जल्दी। रेशियो विल बी 3:10। मिल्क आ जाएगा वो 150, वाटर आ जाएगा 150:500, ये कैंसिल 3:10। अब कह रहे हैं नेक्स्ट 150 सीसी ऑफ दिस मिक्सचर, सेम मिक्सचर अगर डाला जा रहा है 150 ही सेम मिक्सचर, तो यहां पर जो मिल्क और वाटर का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दैट विल गेट रिवर्स बेटा। अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने क्लासेस में ये डायरेक्टली किया था, दैट रेशियो विल बी 10:3 बेटा, ये रेशियो 10:3। हमसे कह रहा है नाउ द अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, इस ग्लास में जो अमाउंट ऑफ वाटर है, एन अमाउंट ऑफ मिल्क इन द कप, कप में जो मिल्क है उनका रेशियो बताओ क्या है बेटा? रेशियो इन दोनों का, इन दोनों का रेशियो कितना है? अब दोनों की 3:3 आ गई, रेशियो कितना हो गया बेटा? दैट विल बी 1:1 बेटा, दैट शुड बी योर आंसर। समझ गए बेटा? एक ग्रुप है, n पीपल वर्क कर रहे हैं बेटा, 35% वर्क खत्म हुआ है, 7 आवर अ डे 10 डे पर। 10 पीपल लेफ्ट द ग्रुप, पहले n थे, 7 आवर अ डे 10 डेज तक 35% हुआ है बेटा। अब रिमेनिंग रह गए n-10 बेटा, और 14 दिन कर रहे हैं 10 ओवर अ डे, डिवाइडेड बाई कितना बेटा? डिवाइडेड बाई 65 बेटा। 5 से काटा 7, 5 से काटा 13, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए बेटा। तो 13n इज इक्वल टू 14n माइनस 140 बेटा, तो n की वैल्यू आ गई 140। तो आंसर कितना हो गया बेटा? आंसर विल बी 140, दैट शुड बी आंसर। चलो पेपर खत्म हो गया बेटा। टफ था ना पेपर? बहुत ज्यादा टफ लगा होगा, सारे क्वेश्चन अननोन आए थे, है ना? तो क्या हो रहा है बेटा? समझ, कसम कह रहे रोना आ रहा है मुझे।
ये करा करा के साला करा करा के ये क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं सॉल्व हो रहे और तुम लोग मेरे पास आ रहे हो कि 15 मार्क्स 16 मार्क्स, कई बच्चे आए जिनके 15-16 आए हुए, बच्चे 57-58 में इस पेपर में 15-16 ला रहे हो। इसमें तुम बता दो, एक क्वेश्चन बता दो जो क्वेश्चन तुम्हारी क्लास में 3-3 बार ना डिस्कशन हुआ। मैं दिखा दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पता है असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि नहीं है, ये भी क्वेश्चन है असाइनमेंट का, ये डायरेक्टली असाइनमेंट का क्वेश्चन है विद वैल्यूज एग्जैक्ट सेम हर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन याद है, सिमकैट 9 दिया था मैंने, इसका तुम्हें मेथड बताया, उसके बाद अभी रिसेंट टाइम में तुम्हें कराया। ये 9th वाला मैंने दिया था और मैंने 9th सिमकैट 9 में क्वेश्चन आया था जिसमें 30 रुपीज डिवाइडेड थे। ये एस्केलेटर, ये ट्रेवलिंग, इसमें कुछ नहीं था। ये डिस्टिंक्ट रूट, नो रियल रूट, अरिथमेटिक मीन। क्या ये तुम्हें फॉर्मूला नहीं पता था सम का? क्या ये सम का फॉर्मूला नहीं पता था तुम्हें? सम ऑफ डिजिट इनटू 1111 4 बार रिपीट होती, जितनी बार रिपीटेशन होगा उतना। इस पेपर में ना ले पाओ तो मैं क्या ही करा लूंगा, और एक्स्ट्रा मैं क्या करा दूंगा ऐसा जिससे तुम्हारा स्कोर आ जाए। इससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ कराया जा सकता, सब पूरी चीजें वही थी, स्कोर लाना चाहिए। तुम लोग पास इतना अच्छा मौका था ना इसमें, ट्रस्ट मानो, इतना अच्छा मौका था जहाँ पे तुम बाकियों से बहुत एज बना सकते थे, बहुत ज्यादा एज बना सकते थे तुम बाकियों से। पेपर में घबरा जाओगे, उस चक्कर में अपना पेपर ही खराब कर दोगे तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा, फिर तो पूरे साल मेहनत करने का क्या फायदा रहा। अब कैट के बाद अब वही है ना कि बाकी एग्जाम के लिए ट्राई करना, बाकी एग्जाम मेहनत करनी है, वो करेंगे मेहनत, लेकिन बात ये है कि तुम्हारे पास एक मौका था अच्छा। अब तुम बाद में चाहे 100 खोजते रहो थर्ड स्लॉट को, बट थर्ड स्लॉट वाज नॉट टफ, इट वाज इजली जो था वो 40 प्लस का पेपर था। जो भी सही सही से जिसने क्लासेस करी, जिसने सेम 40 प्लस थर्ड स्लॉट मिला, सब थर्ड स्लॉट टफ टफ कह रहे 15-16 में घूम रहे थे, तुम 36-40 ला सकते थे। 12 क्वेश्चन ढूंढने वाला ही देख लेते तब भी तुम 12 क्वेश्चन ढूंढ सकते थे। तो पेपर में जाके खराब कर दोगे, वो आईएफटी में कर लो चाहे जेट में कर लो, बाद में आके टफ इजी बोलते रहो, उसका कोई फायदा नहीं रहेगा तुम्हारे सामने। चलो देखते हैं बेटा, 4 नंबर आए तो क्या करोगे, कुछ नहीं ऐसे तो, वो तो तुम तो क्लास, तुमने तो क्लासेस ही नहीं करी है बेटा, 5 दिन आके एकदम से 5 दिन पहले आके नहीं होता बेटा। चलो ये स्लॉट 2 डिस्कशन कर रहे हैं बेटा, स्लॉट